अब बच्चों हम एक चीज़ इमेजिन करते हैं, एक केस आता है हमारे पास, केस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। तो इमेजिन कीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ इथेनॉल पड़ा हुआ है, कुछ ml पड़ा होगा इथेनॉल और कुछ ml पड़ा हुआ है वाटर। मान लेते हैं इथेनॉल है 30%, चलो 40% और वाटर है इसमें 60%, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये इथेनॉल के पार्टिकल्स हैं। अब हम लोगों को पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वी ऑल नो दैट। और इथेनॉल का होता है लगभग 78 के करीब, 78 मान लेते हैं, वैसे 78.5 या 7 होता है, बट 78 मान करके चल लेते हैं कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेरे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 40% इथेनॉल है और 60% वाटर है, और मुझे मेरे टीचर ने टारगेट दिया है कि भाई इन दोनों को सेपरेट करके दिखाओ। तो मैं बोलूँगी ये तो बहुत आसान है। क्लास 9th में एक चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो लिक्विड्स एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो रखे हैं और अगर आपको उनको सेपरेट करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, डिस्टिलेशन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डिस्टिलेशन करूँगी। पहले मैं यहाँ पर एक थर्मोमीटर फिट कर दूँगी और इसको उल्टा कर देते हैं, वैसे ये इस साइड होता है बट समझाने के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर एक कंडेंसर होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्योर लिक्विड कलेक्ट होगा, ये इस साइड होता था, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ये जो हमारे पास सोल्यूशन तैयार हुआ है इथेनॉल और वाटर का, और सिर्फ हीट कितनी देंगे, 78 डिग्री सेल्सियस देंगे। क्यों? क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस पर इथेनॉल तो बॉईल होकर के अलग हो जाएगा लेकिन वाटर वहीं पे रह जाएगा। तो हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया। हमने क्या करा, जैसे ही इसको हीट करा और जैसे ही इस पूरे के पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वैसे ही इस पूरे कंटेनर में से जितना भी इथेनॉल है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस वाज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। तो होगा क्या, जो इथेनॉल के पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो वेपर सारी की सारी इधर इकट्ठी हो जाएगी। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों उसका, यूँ इस तरीके से। फिर यहाँ पर होता है वो कंडेंसर, बट अभी समझने के लिए बता देती हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे जो इथेनॉल की ड्रॉप्स हैं वो इधर इकट्ठा हो जाएंगी, कंडेंसर से ठंडी होगी और हमें प्योर इथेनॉल इधर मिल जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास दो लिक्विड्स होते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो रखे हैं तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए यू विल यूज़ द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होगा, जो लिक्विड पहले बॉयल हो जाता है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाता है, बस उतना ही टेम्परेचर दो, तो जो पहला वाला लिक्विड होगा वो इजीली बॉयल होकर के अलग हो जाएगा और इस तरह से आपने दोनों लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर लिया। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट वहीं पर मेरे टीचर ने मेरा जो सोल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला चलो ठीक है बेटे, अब एक काम करो, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसमें 96% इथेनॉल है, ठीक है, 96% इथेनॉल है और 4% वाटर है लगभग, ठीक है। एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन थी वो ये थी, शायद से 95.97% इथेनॉल दिया मुझे और 3.03% कुछ ऐसे ही था वो वाटर दिया। पर मैंने राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख दिया कि मेरे टीचर ने मुझे क्या करा, बोला 96% इथेनॉल है और 4% वाटर है। तो वाटर के अमाउंट क्या है, बहुत कम है, और बहुत सारी क्या पड़ी हुई है, यहाँ पर इथेनॉल पड़ी हुई है। और मुझे मेरे टीचर ने बोला कि मनीषा अब एक काम करो, इस मिक्सचर को सेपरेट आउट करके दिखाओ जिसमें 96% तो इथेनॉल है और 4% वाटर है, तुम इसको कैसे सेपरेट आउट करोगी। मैंने कहा बहुत आसान है, इसमें क्या मुश्किल है, मुझे पता है इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर थर्मोमीटर फिट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको हीट करूँगी। जब मैं इसको हीट करूँगी तो टेम्परेचर से 78 डिग्री सेल्सियस तक ही रखूँगी, जिससे इस मिक्सचर में से इथेनॉल सारा का सारा उड़ जाएगा और नीचे मुझे वो 4% वाटर मिल जाएगा। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया। मैंने क्या करा, इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करा। मान लो स्टार्टिंग में टेम्परेचर रहा होगा इस पूरे कंटेनर का 20 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने इसे हीट करा, कितना हो गया 30,
कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने इसे हीट करा, कितना हो गया 40, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने इसको हीट करा, कितना हो गया 50, अभी भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर और हीट करा, कितना हो गया 60, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे हीट करते करते मैं पहुंच गई 75 डिग्री सेल्सियस में और मैं खुश हो गई। मैंने कहा अब तो 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इथेनॉल सारा का सारा उड़ जाएगा। तो ठीक है, मैंने इसको और हीट करा, हम पहुंच गए 76 पर, फिर हम पहुंचे 77 पर, फिर हम पहुंचे 78 पर। जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हुआ, मुझे तो खुश हो जाना चाहिए था कि 78 डिग्री सेल्सियस पर सारी इथेनॉल उड़ने लग जाएगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं। टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हुआ, लेकिन जो इथेनॉल है वो उड़ ही नहीं पाई। इथेनॉल और वाटर जहाँ के तहाँ थे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 78.7 डिग्री सेल्सियस हुआ, मैंने ये देखा कि अचानक से सारी की सारी इथेनॉल भी उड़ गई और अपने साथ साथ पानी को भी लेके चली गई। क्यों? जब इथेनॉल उड़ी होगी, अब जैसे वाटर के पार्टिकल हैं और ये इथेनॉल के पार्टिकल्स थे, ठीक है, अब क्या होगा, इन इथेनॉल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जब ये ऊपर जाएंगे तो ये वाटर के जो थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी लेकर के ऊपर ही खिसक जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि इथेनॉल 96% था, क्योंकि वाटर केवल 4% था। इस अजीब सी कंसंट्रेशन के कारण दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्टिल होना चाहिए था, दोनों को अलग अलग तरीके से बॉयल होना चाहिए था, लेकिन 78.7 डिग्री सेल्सियस पर इथेनॉल और वाटर दोनों एक साथ ही बॉयल हो गए। इसका मतलब क्या मैं इनको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर पाई? नहीं कर पाई, मेरा पोपट हो गया। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स आपको भी नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें देख लेना। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स ऐसे स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं। स्पेशल सॉल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो परसेंटेज है कि कितना सॉल्यूट लेना है, कितना सॉल्वेंट लेना है, वो बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। तो एजियोट्रॉप्स ऐसे स्पेशल सॉल्यूशन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। ठीक है, वैसे मान लो इथेनॉल का 78.7 लिख लो और ये हो गया 78.5 पर, दोनों के दोनों। अब ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स ऐसे स्पेशल सॉल्यूशन होते हैं जिनको पहली बात तो हम लोग डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे स्पेशल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो बिल्कुल एक जैसा बिहेव करता है, मानो वो एक ही चीज़ हो। इथेनॉल बिल्कुल वाटर की तरह एक्ट करेगा, वाटर बिल्कुल इथेनॉल की तरह एक्ट करेगा, और इनको आप नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पर सॉल्वेंट तो उड़ता ही उड़ता है, साथ में सॉल्यूट को भी अपने साथ लेकर के उड़ता है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 78.5 डिग्री सेल्सियस हुआ, इथेनॉल खुद तो उड़ा ही उड़ा, साथ साथ में वाटर को भी अपने साथ लेके चला गया। ये वही बात हो गया कि एक शरारती बच्चा था, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन शरारती बच्चे की पिटाई हुई, उसकी तो पिटाई हुई, साथ साथ में उसके बेचारा जो दोस्त था वो भी फंस गया। तो वही हमारा एजियोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब जो हमारे पास एजियोट्रॉप्स होते हैं इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोला जाता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब यही हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम नेचर शो कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते और दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होकर के निकल लेंगे। इनको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का टॉपिक है ये। अब जो एजियोट्रॉप्स होते हैं बच्चों, मैं जितना बताऊंगी उतना याद रखना। अब जो बच्चों एजियोट्रॉप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग करते हैं नेगेटिव डेविएशन शो। अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाती हूँ, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब मैं तुम्हें इस चीज़ का मतलब समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल ही मैंने अभी तुम्हें पहले दिया था। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब हुआ समझो। मेरे पास 96% इथेनॉल था जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.7 डिग्री सेल्सियस। 4% मेरे पास वाटर था जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
तो मुझे टारगेट दिया गया था कि इन दोनों को सेपरेट करके दिखाओ। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को हीट करा, मैंने ये पाया कि जैसे ही टेम्परेचर 78.5 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये दोनों के दोनों एक साथ इवेपोरेट हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब हुआ, अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब ये है कि देखो, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.7 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इन दोनों का जो मिक्सचर आया इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो और भी कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितने नॉर्मली इथेनॉल और वाटर के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वीक इस वाले केस में इथेनॉल और वाटर के बीच में इंटरेक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी जल्दी इवेपोरेट हो गया है वाला सॉल्यूशन। जल्दी इवेपोरेट होने का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हाई, और जब वेपर प्रेशर हाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन ही तो बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि हमारे पास 62% HNO3 है, और नहीं 68% HNO3 है, और 32% हमारे पास वाटर है। एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास 68% HNO3 है और 32% वाटर है। हमको पता है कि जो HNO3 होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 86 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब मैंने 68% HNO3 को 32% वाटर के साथ मिक्सअप करा, और मैंने जब इसको बॉईल करना स्टार्ट करा, तो मैंने ये पाया कि 120 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बॉईल होकर के इवेपोरेट हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, HNO3 और वाटर का जो सॉल्यूशन बना था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस, वो 86 से भी ज़्यादा और 100 से भी ज़्यादा है। अभी प्रैक्टिकली कैसे हुआ होगा, ये दोनों को तैयार कर लो आपस में, 68% HNO3 ले लो, 32% वाटर ले लो, इन दोनों को मिक्स कर दो और इसको हीट कर दो। जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 60 पे भी कुछ नहीं हुआ, 80 पे भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही टेम्परेचर 86 डिग्री सेल्सियस आया, मुझे लगा HNO3 तो उड़ ही जाएगा, लेकिन नहीं उड़ा। फिर मैं वेट करती रही, मैंने कहा चलो ठीक है 100 डिग्री तक का वेट करते हैं। टेम्परेचर 90 हुआ, कोई भी नहीं उड़ा। टेम्परेचर 110 हुआ, कोई भी नहीं हुआ उड़ा। सॉरी, टेम्परेचर 100 हुआ, कोई भी नहीं उड़ा। मेरे को लगा जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, पानी तो इवेपोरेट होगा कम से कम, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी इवेपोरेट नहीं हुआ। फिर मैंने इसको और हीट करती रही। जैसे ही टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हुआ, मैंने ये नोटिस करा कि HNO3 और वाटर बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 120 डिग्री सेल्सियस पर HNO3 और वाटर एक जैसा बिहेव कर रहे थे और दोनों एक साथ ही इवेपोरेट हो गए। और क्योंकि ये देर में इवेपोरेट हुए, इसका मतलब इनके अंदर प्रेशर ही नहीं जनरेट हो रहा था, इसलिए इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और जब वेपर प्रेशर लो होता है तो कौन सा डेविएशन शो होता है, नेगेटिव डेविएशन शो होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एजियोट्रॉप्स का। ये 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन वाले एजियोट्रॉप्स मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का भी एग्जाम्पल बता दिया और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का भी एग्जाम्पल बता दिया। घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक भी टफ लगता है तो आप सिंपल इसमें इन एग्जाम्पल्स को याद रख लेना, बाकी और कुछ नहीं करना। बस इतना याद रखना है आपको कि एजियोट्रॉप्स वो स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं। मतलब आपको बस इतना याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, बस वो इतना याद रखो कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉप्स वो स्पेशल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिमिलर बिहेव करता है, इस वजह से वो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में वेपर प्रेशर हाई होगा और इसमें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दिया। इसका एग्जाम्पल है 96% इथेनॉल और 4% वाटर।
ये हो गया हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, 32% वाटर, किसमें 68% HNO3 में। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब कुछ बच्चों को वॉन टॉप फैक्टर वाले क्वेश्चन में डाउट हो रहा था, वो मैं तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया दे देती हूँ। वॉन टॉप वाले में क्या है, कुछ नहीं है। वॉन टॉप फैक्टर के किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, 90% चांसेस ये है कि ये टॉपिक कट हो जाएगा, बट फिर भी हम कर ही लेते हैं। अब देखो, अभी तक जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, जैसे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी, एक था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूले थे। ये जो फॉर्मूले बने थे ये उस केस में बने थे जब हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर हुआ। मतलब जैसे हमारे पास पानी है, पानी में हमने चीनी को डाला और तब हमें टीबी कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सीधा केबीएम वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जब हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है, जैसे नॉन पोलर मतलब जैसे इथेनॉल हो गया, और ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमें जल्दी से नहीं मिल पाते, जो आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, अगर वैसा सॉल्यूट है तो उस केस में तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले लगाते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट। बट अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट आ गया, जैसे NaCl, CaCl2, MgCl2, CH3COOH, उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला केबीएम ना होकर के IKBM हो जाएगा, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला KFM ना होकर के IKFM हो जाएगा, पाई का फॉर्मूला CRT ना होकर के ICRT हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस इतना डिफरेंस होता है पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूट में। ठीक है, और I क्या है, वॉन टॉप फैक्टर है। वॉन टॉप फैक्टर ये बताता है कि जो हमारा सॉल्यूट है जब वो सॉल्वेंट में गया तो उसके साथ क्या हुआ। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि हमने NaCl को वाटर में डाला, उसका I कैलकुलेट करना है। तो अब ऐसे ध्यान में रखो, NaCl को जब पानी में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, Na+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिकली में देखूं तो यहाँ पर मेरे पास है 1 यूनिट ऑफ NaCl और यहाँ पे मेरे पास है 1 यूनिट ऑफ Na और 1 यूनिट ऑफ Cl। मतलब रिएक्टेंट में तो मेरे पास एक NaCl था, लेकिन प्रोडक्ट में मेरे पास एक और एक 2 प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम वैसे ही सॉल्व करना है, Kb की वैल्यू गिवन होगी, मोलालिटी की वैल्यू गिवन होगी, बस I की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास CaCl2 होगा तो वो कैसे ब्रेक होगा, 2Cl नेगेटिव प्लस 1Ca प्लस 2+। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हमारे पास यूनिट है, एक CaCl2 है, लेकिन प्रोडक्ट्स में हमारे पास कितने हैं, 2 + 1 3। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिंपल, हमें पहले वाले तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस आपको पता ही है। यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पर NaCl टूट रहा है। जब डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू हमेशा होगी ग्रेटर देन 1। और जब कोई चीज़ एसोसिएट होगी, जैसे मेरे पास एसिटिक एसिड है, उसे बेंजीन में मिला दो, तो जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाते हैं तो मेरे पास जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, इसको जब मैं बेंजीन में मिलाऊंगी ना तो ये क्या होगा, तो ये कंबाइन हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट में तो ये कितने थे, 1 + 1 2, और प्रोडक्ट में कितना रह गया, एक ही रह गया। तो उस केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। कैसे आई I की वैल्यू हाफ, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो 1 प्रोडक्ट कितना बना हमारा 1, रिएक्टेंट कितने थे 1 + 1 2, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। यहाँ पर पुट करो, वैसे ही सॉल्व करना है। अब जैसे मेरे पास था CaCO3, ठीक है, ये कैसे टूटा होगा, Ca2 + CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, यही रहा होगा। रिएक्टेंट में कितना था 1, प्रोडक्ट में कितना हो गया 1 + 1 2। तो I की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट में कितना है 1 + 1 2, रिएक्टेंट में कितना है 1, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। I की जगह 2 पुट कर दो। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसके चांसेस भी कम है आने के। आज आपको इतना ही करना है, ये चैप्टर इतना ही है। इसके बाद इस चैप्टर का मैथमेटिकल पोर्शन है वो अभी के लिए हम लोग होल्ड करेंगे और कल से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय।